हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा क्लिप देखिए और आइडेंटिफाई करें ये पर्सनालिटी कौन है। It is the best $3 billion investment we make. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. इस वीडियो में आपने जो ये पर्सनालिटी देखी है और कोई नहीं, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। जी हाँ, ये उनके यंग टाइम की क्लिप है जिसमें उन्होंने अपनी स्पीच के समय में कहा कि अगर दुनिया में इजराइल नाम का देश नहीं होता तो अमेरिका को मिडल ईस्ट में अपने फायदे बचाने के लिए खुद एक इजराइल बनाना पड़ता। और जो यूएस हर साल $3 बिलियन की जो मिलिट्री एड देता है टू द कंट्री ऑफ इजराइल, ये यूएस का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान है टू द कंट्री ऑफ इजराइल। आप इस वीडियो क्लिप से समझ सकते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इजराइल टू द कंट्री ऑफ यूएस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज के समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल बन गया है। जी हाँ, आपको ये टॉपिक और ये थंबनेल देखकर थोड़ा शॉक लग सकता है, लेकिन यूएस आज यूएस नहीं रह गया, आज यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल बन चुका है। इस वीडियो में इस लेवल के फैक्ट्स, इतना इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है कि आपको रियलिटी का पता चलेगा कि किस लेवल का इजराइल का इन्फ्लुएंस है टू द पॉलिटिकल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड आम जनता अमेरिका की किस लेवल का इन्फ्लुएंस्ड है कंट्री ऑफ इजराइल से, और क्यों हर यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी प्रेसिडेंट आता है वो इजराइल का फुल सपोर्ट करता है और खुला सपोर्ट करता है, वो भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है इजराइल को। आज के समय में आप देख पाएंगे कि जो यूएस इजराइल ईरान वॉर हुई है उससे यूएस को $60 to $70 बिलियन का एक्सपेंस हुआ है और ईरान ने $300 बिलियन का कंसेशन और मांगा है टू द कंट्री ऑफ यूएस ताकि वो अपनी कंट्री को वापस रिबिल्ड कर सके। अब आप खुद सोच के आपको ताजुब लग रहा होगा कि एक छोटे से कंट्री इजराइल जैसे छोटे से कंट्री के लिए यूएस ने अपनी सारी मिलिट्री फोर्स, अपना पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पूरी एक रेपुटेशन, सब कुछ उन्होंने अपने दाव पे लगा दिया एक छोटे से कंट्री इजराइल के लिए। लेकिन आपको ये जो छोटा सा कंट्री इजराइल और इनके कुछ चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन आज इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस और उनके पीछे के रीजंस के बारे में बात करेंगे जहां यूएस ने फुल सपोर्ट किया है इजराइल का। और एक तरीके से वर्ल्ड मीडिया के लेवल पे यूएस एज अ पेट बन चुका है इजराइल का। आपको जानकर लगता होगा कि ये जो यूएस है अगर एक सुपर पावर है आज के समय में, जो एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, लेकिन जो भी अपनी डोमिनेंस बनाना चाहता है वो अपने रीजन में बनाए, अपने रीजन के लिए। जैसे उन्होंने निकोलस मदुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे उनको उठवा के अपनी जेल में बंद कर दिया, जो कि वेनेजुएला समझ आता है कि यूएस के लिए एज अ यूएस सिटीजन, कि उनको लगता है कि वेनेजुएला उनको एक सिक्योरिटी थ्रेट था, जो कि नहीं था, जो कि ऑयल का एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन यूएस क्यों कूद गया एक ईरान वॉर में, और यूएस बार बार क्यों मिडल ईस्ट में इन्वॉल्व हो जाता है सिर्फ इसराइल के छोटे से इशारों पे और एक छोटे से बातों पे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले इससे भी बड़े बड़े और इससे भी खतरनाक जगह पर सिचुएशंस में यूएस ने खुला सपोर्ट किया है, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है टू द कंट्री ऑफ इजराइल। आपको पता होगा कि यूएस के कई सारे अलाइज कंट्री है। आप यहाँ पे रेड कलर का जो पार्ट है उसमें देख पाएंगे, जितने भी ये रेड कलर के पार्ट है ये सारी की सारी कंट्रीज हैं, वो एक तरीके से यूएस का अलाइज है। ये यूरोप कंट्री आप देख पाएंगे, ये पूरा पर्टिकुलरली ये जो यूएस का एलाई कंट्रीज है, यूरोप हो गया, फिर यहाँ पे आपका पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया कुछ कंट्री छोड़कर, फिर यहाँ पे जापान हो गया, यहाँ पे फिलीपींस हो गया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो जितनी भी कंट्री है यूएस के बहुत पुराने और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज है इन कंट्रीज के साथ, लेकिन फिर भी यूएस कभी भी इनके लिए खुला सपोर्ट नहीं करता है। अभी जैसे आप देख पाएंगे जो यूक्रेन के साथ रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, उसमें यूएस ने इस लेवल का सपोर्ट, इस लेवल का फेवरेटिज्म नहीं किया टू द यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन, जिस लेवल का फेवरेटिज्म वो इजराइल के लिए करते आ रहे हैं, और कई सालों से करते आ रहे हैं, कई सेंचुरी से करते आ रहे हैं, कई डेकेड से करते आ रहे हैं। यहाँ पे आप एक आर्टिकल देख पाएंगे, व्हाई डज द यूएस सपोर्ट इजराइल्स क्राइम। ये आपको मैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बताता हूँ जहाँ पे यूएस ने फुल सपोर्ट करा और इग्नोर कर दिया अपने मैटर्स को। फॉर एग्जाम्पल द फेमस हिस्टोरिकल इंसिडेंट द यूएसएस लिबर्टी इंसिडेंट इन द 1967। इसमें क्या हुआ, अपने ही जवानों की मौत पर खामोश हो गया यूएसए। इस पे जो हिस्टोरिकल वॉर था इसराइल और बाकी अरबिक कंट्रीज के बीच में, जिसको 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1967 में हुआ था, जहाँ पे इसराइल ने एक तरफा डिफीट कर दिया था बाकी सारी कंट्रीज को, और सीरिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था गोलन हाइट, उस पर अपना कब्जा भी कर लिया था। इस वक्त में हुआ क्या था कि जो यूएस का एक फाइटर एयरक्राफ्ट था, नेवल एयरक्राफ्ट था, जो कि था यूएसएस लिबर्टी। इसराइल के फाइटर जेट्स और टोरपीडो बोट यूएसएस लिबर्टी नाम के एक अमेरिकन स्पाई शिप पर खुलेआम अटैक करते हैं, जिसमें 34 अमेरिकन सोल्जर्स की जान जाती है, 171 इंजर्ड होते हैं,
और जिसका वर्ल्ड मीडिया पे कोई कवरेज नहीं हुआ। यूएस ने इस मुद्दे को दबा दिया, इजराइल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और आप ये समझ सकते हैं 1967 की बात है, जब यूएस अपनी पीक पावर्स पे था, जब कोल्ड वॉर का समय था। आज के समय में एक यूएस डिक्लाइनिंग सुपर पावर है और एक चाइनीज हेजीमनी को उन्होंने खुलेआम एक्सेप्ट भी कर लिया है। तभी भी आप सोच सकते हैं कि यूएस अपने $60-70 बिलियन एक ईरान जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जगह पर अपने पूरा एक्सपेंस कर देता है। तो 1967 में वो अपने पीक पावर्स पे होते हुए भी इस मैटर को चुप कर गया और इसराइल को उन्होंने कुछ नहीं बोला और ये वर्ल्ड मीडिया पे कवरेज ये बस बन के रह गई। सो ये एक इतना मैं बता रहा हूँ एक बेसिक इंसिडेंट। अब आइए यूनाइटेड नेशन में। जैसा कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीस मेंटेन करती है पूरे वर्ल्ड में। उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल में दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं परमानेंट मेंबर्स, एक नॉन परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स में इंडिया भी कई बार हर 2 साल पे चेंज हो जाता है, तो कई बार इंडिया भी उसमें आ रखा है। लेकिन परमानेंट मेंबर जिनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसको कहते हैं वीटो पावर, और इस पावर का यूज करिए हम किसी भी रेजोल्यूशन को कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने रिजेक्ट कर दिया उस वीटो पावर का यूज करते हुए तो वो रेजोल्यूशन फिर बिल्कुल भी पास नहीं हो सकता है। तो इसराइल के खिलाफ कई बार रेजोल्यूशंस लाए गए यूनाइटेड नेशन में, लेकिन यूनाइटेड नेशन में यूएस ने कई बार वीटोज का इस्तेमाल किया। और आप ये नंबर जान के हैरान हो जाएंगे कि 1970 से लेकर आज तक 50 से ज़्यादा बार यूएस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है टू द बेनिफिट गिवन फॉर इसराइल। ये तो मैंने आपको चलो एक आपको लग रहा होगा चलो यूनाइटेड नेशन का कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, छोटी बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ द जोनाथन पोलार्ड स्पाई केस। ये तो एक ऐसा केस है जिस पे एक स्पेशल वीडियो बन सकती है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस पे वीडियो चाहिए कि नहीं। ये एक ऐसा स्पाई केस है जहाँ जिसमें कई मतलब बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग मजा आएगा इस स्पाई केस के बारे में जानने के बारे में। ये 1-2 घंटे का पूरा इस पे प्रॉपर लेक्चर बन सकता है। सो हुआ क्या था, जोनाथन पोलार्ड जो कि एक अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर था जिसे इजराइल ने पैसे देकर अपना जासूस बना लिया। पोलार्ड ने अमेरिका के हजारों टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को चुराकर इजराइल को दे दिया। इसे इस अमेरिका की अपनी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया और फिर इजराइल ने इन्हीं इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए वो इजराइल आज भी उन्हीं फाइल्स और इन्फॉर्मेशन का यूज करता है अगेंस्ट यूएस और यूएस के पॉलिटिशियंस के खिलाफ। क्योंकि इन जो स्पाई ऑफिसर्स होते हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं, उनके पास उनके पॉलिटिशियन की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। आप जान सकते हैं कैसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एप्स्टीन फाइल हो गया। अब बात करते हैं कि इस पे यूएस ने क्या किया कि यूएस ने पोलार्ड को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन इजराइल ने पीछे से इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। अब आगे मैं बात करूंगा कि पॉलिटिकल प्रेशर किस लेवल का गेम खेला जाता है इन द यूएस कंट्री बाय द इजरायली पॉलिटिकल एजेंडाज। सो 2015 में क्या हो कि रिलीज करा दिया गया, और जब पोलार्ड रिहा होकर मतलब रिलीज होकर आया तेल अवीव में, तब तेल अवीव में वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उनको रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वो हिस्टोरिकल फोटो ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर एंड जोनाथन पोलार्ड। ये उस टाइम 2015 की फोटो है और यंग टाइम की आप फोटो देख सकते हैं, कुछ ही इस तरह की दिखते थे। और ये उनकी फोटो है, बाद में इन्होंने सिटीजनशिप भी इनको मिली इजराइल की। और ये थे जोनाथन पोलार्ड जो कि स्पाइस केस, जिसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसपे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई सकती है। उसके बाद है डोनाल्ड ट्रंप का हिस्टोरिकल शिफ्ट फ्रॉम 2017 से 2020 के बीच में। यूएस के जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स है वो कभी भी जेरूसलम को एज ए कैपिटल उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया बिकॉज ऑफ बहुत सारी कंट्रोवर्सी, एक अलग पार्ट बन जाएगा उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में आकर जेरूसलम को ऑफिशियली इजराइल के कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। यूएस एम्बेसी को वहाँ शिफ्ट भी कर दिया। पहले यूएस एम्बेसी तेल अवीव में थी, लेकिन उसको शिफ्ट करके जेरूसलम में कर दिया। जेरूसलम इजराइल की ऑफिशियल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। और जो गोलन हाइट्स था जो कि इजराइल ने इलीगली कैप्चर किया था बाय विनिंग द 6 डे वॉर फ्रॉम द सीरिया। सो उन्होंने गोलन हाइट्स पे जो इलीगली कब्जा किया हुआ था उस पर ट्रंप ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने खुला सपोर्ट और ऑफिशियली वैलिड और एकदम अच्छे से डिक्लेयर कर दिया उस गोलन हाइट्स को टू द कंट्री ऑफ इजराइल और रिकॉग्नाइज कर दिया। सो इस पे वर्ल्ड मीडिया का कोई यूएस ने सारा प्रेशर झेल लिया अपने ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गोलन हाइट्स और ये है सीरिया। 1967 से पहले ये गोलन हाइट्स सीरिया का पार्ट था। 1967 के बाद ये गोलन हाइट्स टूट के इजराइल ने अपने अंदर ये इसको शामिल कर लिया। अब बात करते हैं ऐसी चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में जिसमें आप बहुत बार सुनते होंगे कि क्यों इंडिया परचेज नहीं करता है अमेरिकन फाइटर जेट्स या अमेरिकन वेपनरी सिस्टम। एक सबसे बड़ा कारण ये है क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, द $38 बिलियन लीगल बॉन्ड। इसमें होता क्या है कि 2016 में यूएस और इजराइल ने एक पैक्ट साइन किया कि हम एक क्वालिटेटिव मिलिट्री एज एक प्रोजेक्ट पे हम डील साइन करते हैं, पैक्ट पर साइन करते हैं, जिसमें यूएस के कानून में एक हिडन रूल है जिसे QME मतलब क्वालिटेटिव मिलिट्री एज कहते हैं। इस कानून के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट के किसी भी देश जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, जैसे कि आपको पता है अमेरिका के स्ट्रॉन्ग टाइज है विद द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE, ठीक है। इन कंट्री से काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग टाइज होने के बावजूद भी इजराइल को एक ऐसा वेपन, इन कंट्रीज को एक ऐसा वेपन नहीं बेच सकते हैं जो कि इजराइल के वेपन से ज़्यादा एडवांस हो। फॉर एग्जांपल F-35 अगर आप बात करें जो इजराइल के पास है, यूएस का फाइटर जेट जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, एकदम प्रीमियम वर्जन है,
बाकी कंट्रीज जैसे यूएस ने जो बाकी कंट्रीज सऊदी अरेबिया और यूएई को दिया है, उनके फाइटर F-35 फाइटर जेट और इसराइल के F-35 फाइटर जेट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। सो आप सोच सकते हैं, ये 2016 में $38 बिलियन का एक पैक्ट साइन किया गया था। यूएस को हमेशा यही इंश्योर करना पड़ता है कि इसराइल अपनी पड़ोसी देशों से मिलिट्री वाइज ताकतवर रहे। इसलिए चाहे अमेरिका के अंदर कितनी भी गरीबी या फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कितना भी सिचुएशन खराब हो, हर साल $3.8 बिलियन का मुफ्त मिलिट्री फंड इसराइल को ही जाता है। सो ये $13 बिलियन का लीगल बॉन्ड क्वालिटेटिव मिलिट्री था क्या कि 10 ईयर का हिस्टोरिकल मेमोरेंडम ऑफ MOU, जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुआ था बिटवीन यूनाइटेड नेशन एंड इसराइल सितंबर 2016 में। It legally binds the US to the largest military assistance pledge to American history, ensuring Israel contains its qualitative military HQME over regional adversaries. So इसमें ये जो वैलिड है, ये फिजिकल ईयर 2019 से 2018 के बीच में वैलिड है। मींस ये 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया कि 10 साल के बीच में जितना भी यूएस अपने वेपनरी सिस्टम एक्सपोर्ट करेगा किसी भी कंट्रीज को, वो हमेशा लेस एडवांस होगी इसराइल के कंपेयर में। और खासकर मिडिल ईस्ट में, फॉर एग्जांपल यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन कंट्रीज को, अगर कतर, इन कंट्रीज को यूएस मिलिट्री हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देता है, काफ़ी लेस एडवांस होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ यूएस मिलिट्री हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड टू द कंट्री ऑफ इसराइल। सो under US law, the executive branch is legally mandated to consult with Israel and report to Congress to ensure the transfer of US arms does not adversely impact Israel's QME. This mechanism guarantees Israel remains technologically superior to any combination of state or non-state actors in Middle East. So यहाँ पर आप देख पाएंगे किस लेवल का यूएस मिलिट्री एज देता है इसराइल को बाकी कंट्रीज के कंपेयर में। अब ये सब क्यों होता है, इन सब के कारण क्या है, ये भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक रिमोट कंट्रोल है, मतलब इसका मतलब ये होता है इन सिस्टम का सॉफ्टवेयर कुछ क्रिटिकल, अब जैसे यूएस ने प्रोवाइड कर तो रखा है, लेकिन यूएस को भी पता है कि अगर हम इतना हाईटेक वर्जन अपना अगर हम प्रोवाइड कर देंगे इसराइल को, जैसे आपको पता है जो मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इस पूरे वर्ल्ड में वो है F-22 रैप्टर, जिसको यूएस ने मैन्युफैक्चरिंग जिसकी बंद कर दी, क्योंकि यूएस को डर है कि इसका कोई सीक्रेट, इसकी कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको बना ना ले, तो इसलिए यूएस ने F-35 रैप्टर का जो फाइटर जेट है, जो कि सबसे मोस्ट एडवांस्ड है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया। तो यूएस ने भी कभी यूएस को डर था कि इसराइल के पास अगर इतना मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स दे देंगे तो उनके पास, तो उन्होंने एक सोर्स कोड डाल दिया। सोर्स कोड वही खोल सकता है जिस कंट्री का वो एक्सपोर्ट किया गया वो वेपनरी सिस्टम हो। लेकिन उसके खिलाफ इसराइल ने भी क्या किया, इतना तगड़ा पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया जो कि यूएस के काफ़ी अंदर तक इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर से घुसा हुआ है। वो सॉफ्टवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर यूएस के कई मिलिट्री हार्डवेयर्स, कई फाइटर जेट्स, कई रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, इन सब के अंदर पेगासस सिस्टम इतना डीपली घुसा हुआ है कि कभी भी इसराइल चाहे तो दोनों एक दूसरे के गले पर तलवार रख कर बैठे रखे हैं। सो इस सिचुएशन से आप समझ सकते हैं, एक फेमस लाइन है इंग्लिश में, द टेल वेगिंग द डॉग, मतलब कुत्ता पूंछ हिला रहा है या पूंछ कुत्ते को हिला रही है। सो इसराइल और यूएस इतना बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी इसराइल को कैसे उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है, और इसराइल एक छोटी कंट्री के होने के बावजूद भी किस लेवल का डोमिनेंस है उनका इन द कंट्री ऑफ यूएस। अब बात करते हैं एक और इतना इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं सिमिंगटन अमेंडमेंट। ये सिमिंगटन अमेंडमेंट होता क्या है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर लूपहोल। जैसा कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले, इसलिए यूएस समेत कई सारी कंट्रीज यूएस के कहने पर उस ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए रखे हैं। तो यूएस क्या है, अमेरिका का एक कानून है जिसको कहते हैं सिमिंगटन अमेंडमेंट। इस कानून के मुताबिक क्या होता है कि अगर किसी भी देश में परमाणु बम बनाता है और तो अमेरिका हर तरह की फाइनेंशियल और मिलिट्री मदद देना तुरंत बंद कर देगा और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दे। लेकिन इसके हिपोक्रेसी देखिए क्या है कि दुनिया जानती है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और ये ऑफिशियली बात नहीं है, लेकिन बहुत इसके 100% कंफर्मेशन है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन वो कभी भी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि यूएस के कहने पर, क्योंकि उनको पता है अगर हमने कह दिया तो यूएस को जो हमारे पास जो हमारा सिमिंगटन अमेंडमेंट है उसका हमें फिर यूज़ करना पड़ेगा और इसराइल के ऊपर भी हमें सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे। इसलिए जानबूझकर जो $3.8 बिलियन का जो मिलिट्री एड जाता है वो भी बंद कर दिया जाएगा बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफ इसराइल, नॉट अमेरिका। ठीक है। अब एक और चीज़ है जो यूएस का एक सॉफ्ट पावर है कि वो अपने हॉलीवुड कनेक्शंस का यूज़ करके और प्रो इजरायली चीज़ें बनाता है जिससे यूएस और जो इसराइल के डीप कनेक्शन है वो होते रहे, और इस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं कि यूएस के बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्क, फॉर एग्जांपल CNN, फॉक्स न्यूज़, NYTV, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सबका हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज में प्रो इसराइल एक्टिविटीज और फंडिंग के बहुत बड़ा असर होता है। तो इस लेवल का इसराइल अंदर ही अंदर डीप कनेक्शंस हैं टू द यूनाइटेड नेशन। अब बात आपने तो ये सुन लिया कि अच्छा ये सारे तो एग्जाम्पल्स है, ये सारे तो सर्कमस्टांसेस है, ये सारे तो सिचुएशन जहाँ पर यूएस ने इस लेवल का इसराइल को सपोर्ट किया, लेकिन इसके असली कारण क्यों किस बात का यूएस को डर है, किस बात की वो चीज़ है जिससे यूएस डरता है। सो बात करते थे अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ, आपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सुना होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर उस बड़े विशाल वॉरशिप के बारे में कहा जाता है जिसमें कई सारे फाइटर जेट्स, कई सारे टॉर्पीडो, कई सारे अपने साथ फ्रिगेट्स और छोटे वॉरशिप्स लेकर जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आर्माडा बन जाता है।
और इसे ही कभी-कभार कहा जाता था अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको कभी भी डुबाया नहीं जा सकता है। सो इज़राइल यूएस के लिए वही अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करता है इन द मिडल ईस्ट, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि यूएस डॉलर आज पूरी दुनिया में क्यों चलता है? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यूएस डॉलर इसलिए पूरी दुनिया में चलता है क्योंकि पेट्रो डॉलर के कारण उनको पता है कि आप हमसे यूएस डॉलर में ट्रेड करो पूरी दुनिया, हम आपके बदले वो पेट्रो डॉलर में जो ऑयल बैरल की कीमतें हैं, जो ऑयल बैरल को कंट्रोल करने का पावर है, जो ऑयल का यूज़ है पूरे वर्ल्ड में एज़ अ एनर्जी सोर्स, सो उस पे उसका कंट्रोल है, जिसके कारण जिसको पेट्रो डॉलर की बहुत ही काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है, इस पे एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैंने बता दिया कि पेट्रो डॉलर का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसके कारण यूएस मिडल ईस्ट में हमेशा अपना कब्जा बनाए रखता है, क्योंकि मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है इस पूरी दुनिया से ज़्यादा। सो अगर आपने मिडल ईस्ट पे कंट्रोल कर लिया तो आपने पूरी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पे कंट्रोल कर लिया, और आपने पूरी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पे कंट्रोल कर लिया तो आपका डॉलर का डोमिनेंस पूरी दुनिया में तब तक चलते रहेगा जब तक आपके पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर डोमिनेंस है। सो इसलिए यूएस को एक ऐसी कंट्री चाहिए जो कि यूएस को फुल तरीके से सपोर्ट करे। तो आपको पता है जैसे कि अरेबिक कंट्रीज़ यूएस से उतना नफ़रत खाती है और काफ़ी बार उनके जो आर्गुमेंट्स हैं वो एक-दूसरे से मैच नहीं करते हैं, स्टेटमेंट्स मैच नहीं करते, उनके थॉट प्रोसेसेस मैच करते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ मैच नहीं करती है। लेकिन एक कंट्री है इज़राइल, जो कि एक वाली ऐसी कंट्री है जिसके थॉट प्रोसेस, एक आइडियोलॉजी कंप्लीटली एग्री करती है और कंप्लीटली मिलती है टू द कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ इज़राइल। इस पूरे वीडियो में मैं यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका नहीं बोलूँगा, इस पूरे वीडियो में मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इज़राइल ही बोलूँगा। अब बात करते हैं द मोस्ट कोल्ड हार्टेड रियलिस्टिक रीजन फॉर यूएस सपोर्ट इज मिलिट्री स्ट्रेटजी, क्योंकि मिडिल ईस्ट को बोला जाता है वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का एनर्जी सप्लाई। सो यूएस को ये कंट्रोल अगर यूएस ने कर लिया तो पेट्रो डॉलर का पूरा खेल गेम हाथ में यूएस के पास होगा। इसका मतलब पूरी दुनिया में यूएस डॉलर तब तक चलता रहेगा जब तक मिडिल ईस्ट पे कब्जा है। आपको जैसे पता होगा युआन की बात करी जाती है कि चाइना की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग होगी तो हम चाइना की कंट्री करेंसी पूरी दुनिया यूज़ करे और उसमें ट्रेड करे, लेकिन फिर ब्रिक्स भी बोलता है कि ब्रिक्स की नई करेंसी आएगी, उस पर सब कोई ट्रेड करे। इसलिए यूएस चाहता है कि जो उनकी इतनी डोमिनेंस चलती आ रही है यूएस डॉलर पे, क्यों ना वो अभी भी चलते रहे। तो इस कारण अब यूएस में जैसे आपको पता है कि अरब नेशंस फ्लक्चुएट करते हैं अपने अलायंसेस यूएस के साथ, क्योंकि वो काफ़ी बार रशिया के करीब, चाइना के करीब काफ़ी बार गए हैं। इसलिए जैसे कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबियन, इजिप्ट हैव ड्रिफ्टेड क्लोजर टू रशियन चाइना एट वेरियस पॉइंट। सो इसलिए यूएस को कभी भी भरोसा नहीं रहता और उनको चाहिए अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जो उनको पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा करके रख सकते हैं। और दूसरी बात, जो इज़राइल के पास जो मोसाद जैसी इंटेलिजेंस सर्विस है, जिसके पास फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स इस लेवल का, ह्यूमन नेटवर्क रिसोर्स इस लेवल का है जो कि किसी भी कंट्री के पास नहीं है। तो इज़राइल्स इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद प्रोवाइड्स द यूएस विद क्रिटिकल ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस ऑन ईरान, सीरिया एंड टेररिस्ट नेटवर्क्स दैट द यूएस सीआईए कुड नेवर गेट ऑन इट्स ओन। फर्दरमोर, इज़राइल इज अ टेक हब। Major US defense systems rely on Israeli developed drones, cyber warfare, missile defense system, technology like Iron Dome. So, आपने अगर मिडिल ईस्ट पे कब्जा कर लिया तो आप पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंस कर सकते हैं। इसलिए आपको पता है क्यों बार-बार यूएस, आप देखते होंगे कि किसी भी कंट्री में, हाँ, मतलब मिडिल ईस्ट में बार-बार क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उनको पता है अगर हमारे हाथ से मिडिल ईस्ट गया, हमारे हाथ से अगर ईरान निकल गया, हमारे कब्जे से अगर ईरान निकल गया, तो हम धीरे-धीरे जो हमारी एक एक पूरा पावर है डॉलर का, पेट्रो डॉलर का, पूरी दुनिया में जो डॉलर यूज़ किया जाता है ट्रेड के रूप में हर तरीके से, वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बार एनर्जी सप्लाई पे किसी और कंट्री के कब्जा आया, तो वहीं समझ लीजिए कि यूएस का वहाँ पे काम तमाम हो गया। क्योंकि यूएस ने मिलकर जो ओपेक का कॉन्सेप्ट लेकर आए और बाकी कंट्रीज़ को मिलकर बनाए कि आपको इसी लेवल तक अपने प्राइसेस रखने हैं, ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल जो प्राइसेस है उसी लेवल पे यूएस अपने क्रूड ऑयल जो प्राइसेस है उसको मैनेज भी करता है। सो अगर किसी और कंट्री का मिडिल ईस्ट पे कब्जा हो गया तो यूएस कभी भी नहीं चाहता। इसलिए यूएस ने, आप देखिए, यूएई के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है, कतर के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है, सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग टाइज है। फिर आपकी बात करें, सीरिया को पूरा बर्बाद कर दिया, इराक को पूरा बर्बाद कर दिया, ईरान बचा हुआ है, यमेन, ओमान, ये सारे उनके कब्जे में, इजिप्ट उनके कब्जे में, पूरा डोमिनेंस है। लेकिन बस ईरान ऐसा बचा हुआ है, इसलिए यूएस पूरा हार्ड ट्राई करता है कि अपने पेट्रो डॉलर के गेम को पूरा बनाए रखे। इसलिए वो मिडिल ईस्ट पे अपना एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट बनाए रखने के लिए इसराइल को चुनता है, क्योंकि इसराइल और यूएस की जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा से मैच करती है। अब दूसरा जो गेम खेला जाता है वो है AIPAC, मतलब पैक्स, सुपर पैक्स इन अमेरिकाज पॉलिटिक्स। सो अमेरिका में क्या होता है, कभी भी इलेक्शंस नहीं जीत सकते बिना पैसे के। जैसे इंडिया में भी होता है वैसे यूएस में भी होता है। सो ये बड़ी-बड़ी कैंपेन फंडिंग होती है। अभी कैंपेन फंडिंग में कौन होते हैं? AIPAC का कई सारे पब्लिक अफेयर्स कमेटी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पब्लिक अफेयर कमेटी जो सबसे ज़्यादा डोनेशन, सबसे ज़्यादा फंडिंग करती है, उसको कहते हैं AIPAC, अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। AIPAC and other pro-Israel groups pour millions of dollars into US political campaigns. They fund politicians who support Israel and actively fund the opponents of politicians who criticize Israel. For example,
एआईपीसी इतना पावरफुल है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि जो बाइडेन आए तो उन्होंने इजराइल का विरोध किया, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। या ट्रंप आए तो उन्होंने पसंद किया और जो बाइडेन रिजेक्ट कर दिया, डेमोक्रेट आए तो उन्होंने पसंद किया और रिपब्लिकन्स ने इजराइल की तरफ दूसरी पॉलिसी अपना लिया। आप कभी भी नहीं देखेंगे जो भी रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, वो उनकी हमेशा इजराइल के लिए सेम पॉलिसी रहेगी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन एंड बिकम्स द पेट ऑफ इजराइल। आप इंडिया में, रशिया में, चाइना में आप ये काफ़ी कम देखते होंगे। वहाँ पर क्या है, जैसे जैसे लीडर्स चेंज होते हैं, रशिया और चाइना की बात छोड़ दें तो बाकी कंट्रीज़ की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, आप कनाडा की बात करके देखिए, जस्टिन ट्रूडो थे कितना अगेंस्ट इंडिया था, मार्क कार्नी आया है जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, कितना प्रो इंडियन है। सो जैसे जैसे लीडर्स चेंज होते हैं ना, तो उनकी पॉलिसीज में एक दूसरे की कंट्रीज़ के लिए पॉलिसी में चेंज आता है। लेकिन यूएस में एकदम अपोजिट है, चाहे डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन्स आए, यूएस का जो सपोर्ट है टू द कंट्री ऑफ इजराइल वो तो सेम रहता है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करो और इजराइल का पेट बन जाओ। सो ये इसका सबसे बड़ा कारण है एआईपीसी। ये इतना पावरफुल, अगर आपने इजराइल का विरोध किया तो ये अपनी सारी फंडिंग बंद कर देंगे और दूसरी अपोजिशन लीडर को फुल फंडिंग सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण वो इलेक्शन जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी से कोई भी पंगा ले। इसलिए इस दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हमेशा इस कमेटी के लिए फुल सपोर्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा जो रिलीजियस कारण आता है, उसका कारण है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, द क्रिश्चियन इवनजेलिकल फैक्टर। अब ये इसको कहते हैं वोटिंग बेस्ड। इंडिया में जैसे होता है ना कास्ट बेस्ड जो वोटिंग होती है, रिलीजन बेस्ड वोटिंग होती है, सेम यूएस में काफ़ी जगह पर इस लेवल की वोटिंग होती है। और ये काफ़ी बड़ा 14% ऑफ यूएस पॉपुलेशन इज वाइट इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, जो कि यूएस के सपोर्ट में रहते हैं, इसराइल के सपोर्ट में रहते हैं टू द कंट्री ऑफ यूएस जब इलेक्शंस आते हैं। A lot of people think US support for Israel is entirely driven by Jewish Americans. In reality, the biggest voting bloc supporting Israel is white evangelical Christians, million of voters mostly backing Donald Trump and the Republican Party. अब इनकी सोच है क्या? जो इनकी सोच है वाइट इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की, इनकी सोच ये है बाइबल के मुताबिक और इनके जो रिलीजियस थॉट प्रोसेस और आइडियोलॉजी है इनके मुताबिक, थियोलॉजिकल रीजन इनका क्या है कि जो जीसस क्राइस्ट है वो अर्थ पे वापस लौटेंगे, वो तभी लौटेंगे जब जितने भी ज्यूज है ऑल ओवर द वर्ल्ड जब वो अपने वापस अपने होमलैंड कंट्री में वापस ना आ जाए, तब तक, अगर जब ऐसा हो जाएगा तब जीसस क्राइस्ट वापस इस अर्थ में आएंगे और जितने में बुराई है उनका अंत कर देंगे और फिर 1000 सालों के लिए शांति हो जाएगी। इस तरह का ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि मिलियंस ऑफ अमेरिकन इवेंजेलिकल्स बिलीव इन बाइबलिकल फिलॉसफी दैट जीसस क्राइस्ट विल ओनली रिटर्न टू अर्थ वंस द ज्यूइश पीपल पोजेसेस ऑल ऑफ देयर बाइबलिकल होमलैंड इजराइल। सो ये रिलीजियस कारण है और ये 14% ऑफ यूएस बेस है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी कोशिश नहीं करती कि हम इजराइल को, हाँ थोड़ी बहुत चेंजेस, जैसे जो बाइडेन थोड़ा कम सपोर्ट करते थे, सपोर्ट वो भी करते थे लेकिन थोड़ा कम, उनके पॉलिसी में उतना प्रो लेवल नहीं होता था। लेकिन रिपब्लिकन्स आप देखेंगे तो खुला सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट दोनों ही करते हैं। अब बात करते हैं कि इस लेवल का जब पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर होता है कि आपको किसी भी एक 14% ऑफ मेजोरिटी वोट को आपको खोना नहीं है, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप इसको रखे रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा रिलीजियस टॉपिक है इसलिए मैं इस पर थोड़ा कम डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इस पर आप देख सकते हैं कि द ज्यूज पीपल मस्ट रिटर्न टू देयर एंसेस्ट्रल बाइबलिकल होमलैंड मॉडर्न डे इजराइल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सोवर्निटी ओवर जेरूसलम, द ज्यूज पीपल मस्ट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर जेरूसलम, और एक थर्ड टेंपल बनाया जाएगा, द हिस्टोरिकल ज्यूइश टेंपल मस्ट बी रिबिल्ट ऑन द टेंपल माउंट इन जेरूसलम, अलास्का, द एग्जैक्ट साइट वेयर अलास्का मॉस्क एंड डोम ऑफ रॉक स्टैंड टुडे। तो आपको जैसे पता है कि ये पूरा का पूरा एक जिसको बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन होता है, जिसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज्यूस जो जायंस है, ये सब तीनों मिलकर इनको कहते हैं अब्राहमिक रिलीजन। सो इसका पूरा जेरूसलम का जो ये सब कुछ है, सो ये हो गया रिलीजियस कारण कि वाई यूएस सपोर्ट्स और इजराइल का इतना जो डीप कनेक्शन है ना यूएस पॉलिटिकल आप सोचिए यूएस के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल लेवल पे किस लेवल का इजराइल की लॉबीज का किस लेवल का डोमिनेंस है इन यूएस पॉलिटिक्स। आप इकोनॉमिक्स बेसिस पे तो आपने देख लिया कि इकोनॉमिक्स बेसिस पे किस लेवल का, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के चिप्स है, सेमीकंडक्टर्स है, इजराइल से काफ़ी। आपने मिलिट्री के ऊपर देख लिया, आपने स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकल हिसाब से देख लिया। तो ये सब है जो कि इजराइल को बनाती है द कंप्लीट कंट्रोल ऑल ओवर द कंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग देखिए यही है वाइट एवेंजिकल्स क्रिश्चियंस, जो कि इसराइल को आप देख सकते हैं, इनके हाथ में इसराइल का झंडा भी है जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके बीच में कॉमन हिस्ट्री भी है। देखिए जब आपकी हिस्ट्री कॉमन हो ना तो एक ऑटोमेटिकली प्यार आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 1971 में जैसे हमें पता है कि रशिया ने हमारे लिए सपोर्ट करा और बाकी कंट्री से लड़ने में अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भेजी, सो उसी तरीके से क्या हुआ कि एक कॉमन थोड़ा सा एक इमोशनल टच भी है इसमें कि यूनाइटेड नेशन एंड यूरोप हैव फेल्ट अ मैसिव वेव ऑफ हिस्टोरिकल गिल्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II फॉर फेलिंग टू स्टॉप होलोकास्ट ऑफ 6 मिलियन जूस, जो इतना दर्दनाक डेडलीस्ट इंसिडेंट हुआ था इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। सो इनके कारण इनको थोड़ा दुख भी, और दूसरा का एक और कारण है कि इनका जो कॉमन वैल्यू जो इनका मिल रहा है वो है ओनली डेमोक्रेसी नैरेटिव, जो यूएस प्राइड लेता है कि हम फ्री
जो फ्री वर्ल्ड है उसकी हम लीडर है। सो ये यूएस हमेशा चाहता है कि हर कंट्री में डेमोक्रेसी, आप अब ये नोटिस कर पाएंगे कि यूएस हमेशा कहता है कि ईरान में हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, रशिया में हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, चाइना में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि यूएस एक प्राइड लेता है अपना, एज अ लीडर शो करता है कि वी आर द लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड। सो इसलिए ये भी कॉमन थॉट्स अलाइन होते हैं टू द कंट्री ऑफ इसराइल। तो मैंने पॉलिटिकली बात कर ली, मैंने इकोनॉमिकली बात कर ली, स्ट्रेटेजिकली बात कर ली, जियोपॉलिटिकल लेवल्स पे बात कर ली, रिलीजियस लेवल पे बात कर ली गई, फिर एक कॉमन वैल्यूज हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे भी बात कर ली गई। सो इस लेवल पे एक और मैं आपको फैक्ट्स बता दूं कि इसराइल को ना एक टेस्टिंग लैब्स की तरह पे देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो चाइना ने क्या किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में चाइना ने अपने वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हुए थे, चाइना ने वो पाकिस्तान से टेस्ट करवा लिया। फेल हो गए, उनको पता है किस लेवल पे कितना गंदा फेल हुआ उनके वेपन्स, लेकिन उन्होंने टेस्ट करवा लिया और उनको पता चल गया, उनको फ्री का R&D उनको मिल गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिल गया, उनको पता चल गया अच्छा हम यहाँ पे कमी है। और उन्होंने शोकेस कर दिया, देखिए हमारे मिसाइल्स तो वॉर टेस्टेड है, हमने तो अभी भी एक वॉर में टेस्ट किया इन मिसाइल्स को। सो उन्होंने एक अपने अपने जितने भी उनके मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स थे, डिफेंस सिस्टम था, HQ-9 था जो कि बुरी तरीके से फेल हुआ, उन सबको बता दिया वर्ल्ड मीडिया में, देखिए हमारा तो वॉर टेस्टेड मिसाइल्स और सिस्टम्स हैं। सो यूएस भी काफ़ी बार क्या करता है, अमेरिकन डिफेंस कंपनीज लॉकहीड मार्टिन, रेथॉन, बोइंग के लिए इसराइल एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह काम करता है, क्योंकि यूएस हर साल इसराइल को अरबों डॉलर के नए मॉडर्न वेपन्स देता है। जब इसराइल उन वेपन्स को रियल वॉर्स में, जब इसराइल गाजा लेबनान कॉन्फ्लिक्ट्स में चलाता है, तो उसे रियल टाइम डेटा मिलता है यूएस पेंटागन के पास, और इससे उनकी फ्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। किसी वेपन को लैब में टेस्ट करवाना अलग बात है और असली युद्ध में चलाना अलग बात है। ये बिल क्योंकि आप रियल, क्योंकि यूएस को क्यों इतनी पावरफुल मिलिट्री कहा जाता है, क्योंकि यूएस के पास जितना वॉर एक्सपीरियंस है वो किसी भी कंट्री के पास नहीं है। यूएस के पास जिस लेवल का वॉर एक्सपीरियंस है, हम चाइना की इतनी बात करते हैं कि इतनी पावरफुल मिलिट्री हो गई है, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि चाइना के पास कोई भी वॉर एक्सपीरियंस नहीं है एक्सेप्ट 1962 वॉर और एक 1967 में थोड़ी सी जो सिरकमस्टेंसेस हुए थे। इसके अलावा चाइना के पास कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। रशिया के पास वॉर एक्सपीरियंस है, यूरोप के पास वॉर एक्सपीरियंस है, यूएस के पास वॉर एक्सपीरियंस है, इंडिया के पास बहुत बड़े लेवल का वॉर एक्सपीरियंस है। इवन पाकिस्तान के बाद भी इतना फेलियर उनको मिलकर भी उनके पास भी वॉर एक्सपीरियंस, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा चाइना के पास वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। इस वॉर एक्सपीरियंस के, क्योंकि वॉर एक्सपीरियंस इतना बड़ा काम करता है आपको डेटा प्रोवाइड करने में, अगर आपके पास डेटा नहीं है अपने वेपनरी सिस्टम का, तो वो वेपनरी सिस्टम फेल हो जाएंगे एक ना एक टाइम पे। सो इसलिए यूएस को एकदम रियल टाइम डाटा प्रूफ मिलता है, जो कि उनको लाइव टेस्टिंग में कभी भी अपने लैब्स में टेस्ट करके नहीं मिलता। सो इसके साथ साथ हम इसराइल कैसे एआई और इन सब पे काम कर रहा है, एआई और सेमीकंडक्टर्स पे कैसे यूएस के साथ मिलकर काम कर रहा है। सो हमने हर एस्पेक्ट इसमें कवर कर लिए। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आप कभी भी वर्ल्ड मीडिया पे सुनते होंगे या बात करते होंगे कैसे इसराइल सपोर्ट कर रहा है, यूएस सपोर्ट कर रहा है, इसराइल खुला ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है। सो इससे आपको पता चल गया होगा कि आज के समय में कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इसराइल बन चुका है। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को के बारे में कमेंट करिए और बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।